मैं पेपर देकर आई, मैंने घर आके आंसर की मैच की, तो मैंने पापा को बोल दिया पापा बॉर्डर पे हूँ, इधर भी हो सकती है बात और उधर भी हो सकती है। दूसरा उन्होंने ये पूछा था ऐसा ही सिचुएशन कि आप अधिकारी हैं और आपके सीनियर आपको कुछ गलत करने को कह रहे हैं और वो आपको लिखित में दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी कभी भी इन फ्यूचर, तुम्हें ये काम करना है, लेकिन आप क्या करोगे। मैं ये कहूँगी कि समय मायने नहीं रखता, आप ज़्यादा समय पढ़ रहे हैं या कम समय पढ़ रहे हैं, क्वालिटी मायने रखती है कि आप किस क्वालिटी का पढ़ रहे हैं। उसके बाद पापा ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि चलो ठीक है तुम्हारा सपना है तो मेरा भी सपना है कि मेरी बेटी एक अधिकारी बनेगी। जो बच्चे यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज दोगे, क्या स्ट्रेटजी वो अपनाएं। आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं या अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करवाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। आप खुद भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। आज हमारे साथ हैं यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 121वां रैंक हासिल करने वाली उत्तम पहल। उत्तम पहल से उनकी पूरी स्ट्रगल के बारे में जानेंगे और उनकी पढ़ाई कहाँ हुई, कैसे हुई, कब पहली बार उन्होंने सोचा था कि उन्हें आईएएस आईपीएस बनना है, तो विस्तार से बातचीत करेंगे। आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब बात करते हैं उत्तम से। नमस्कार, सबसे पहले तो पड़ताल टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके चैनल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसके लिए भी धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं। आप गांव निजामपुर, ज़िला सोनीपत गांव में रहती हैं। आपकी जो प्राइमरी शिक्षा है वो एजुकेशन कहाँ हुई और आगे की पढ़ाई कहाँ, तो थोड़ा पहले अपने बारे में दर्शकों को। मैं निजामपुर गांव में ही रहती हूँ। मेरी जो 10वीं क्लास तक की पढ़ाई है वो मेरे गांव के स्कूल, जिस स्कूल में आप अभी बैठे हैं, इसी स्कूल से हुई थी। इसके बाद मैंने जींद एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं और 12वीं की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही मैंने जीवीएम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत से किया है और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है। पहली बार कब माइंड में आया कि मुझे सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है और मुझे आईएएस बनना है? एक्चुअली सबसे पहले तो बचपन में ही माइंड में आता है, पर फिर उसके बाद थोड़ा मतलब मन था कि प्रोफेसर के लिए ट्राई करूं। पर जैसे मैंने अपनी एमएससी पास की उसके बाद मतलब लगा कि शायद एक टीचर बनकर मैं कुछ ही बच्चों का भविष्य सुधार सकती हूँ, पर अगर मैं एक अधिकारी बनती हूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी बनती हूँ, तो मैं न सिर्फ कुछ बच्चों का बल्कि सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चों की शिक्षा में भी सुधार कर सकती हूँ और अन्य क्षेत्र में भी उनकी मदद कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना रास्ता सिविल सर्विसेज को चुना। एमएससी किस सब्जेक्ट में किया आपने? मैंने रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से मैंने एमएससी किया है। नेट भी उसमें मैंने किया है। गांव की बेटी का ये पहली बार सपना कि मुझे आईपीएस बनना है, तो पेरेंट्स का आईएएस बनना था और सिविल सेवा परीक्षा देनी है यूपीएससी की। उसमें आपने पेरेंट्स को बताया होगा, अपने दोस्तों को बताया होगा, क्या रिएक्शन था? देखिए, मेरे पापा जो हैं वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हमें। सबसे पहली चीज़ तो ये, जब मैंने पापा को बताया तो पापा ने मुझे सिर्फ एक बात पूछी थी कि बेटा बहुत मुश्किल होता है, लाखों बच्चे मतलब 15 लाख के बच्चे हर साल करीब पेपर देते हैं और उसमें से कुछ, जैसे इस साल 685 बच्चों का चयन हुआ है, कि बहुत मुश्किल है, तुम कर पाओगी? तो मैंने बोला कि हाँ पापा, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि मैं कर पाऊँगी। तो फिर उसके बाद पापा ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि चलो ठीक है तुम्हारा सपना है तो मेरा भी सपना है कि मेरी बेटी एक अधिकारी बनेगी, तो मेरे लिए भी तो वो गर्व की बात होगी ना, तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। अगर बाकी लोगों की बात करूं तो कुछ लोगों ने मोटिवेट किया कि बिल्कुल करना चाहिए, कम से कम एक कोशिश तो करनी चाहिए, अदरवाइज़ जब हम मतलब पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। अगर हम कोशिश भी नहीं करते तो हमें ये भ्रम रहता है कि कोशिश करते तो शायद हो जाता। तो कुछ लोगों ने बोला कि कोशिश तो करके देखो, होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात होती है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने बोला कि बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगी, पर मेरी केस में ज़्यादातर लोग, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे दादा दादी स्पेशली, वो नहीं हैं अभी, पर उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। मेरे परिवार में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो मुझे ये कहता था कि तुम नहीं कर पाओगी या मत करो। मेरे परिवार से मुझे पूरा सपोर्ट था, पूरा मोटिवेशन था। पहली बार जब आपने सोचा, किसी का इंटरव्यू देखा या किसी के बारे में पढ़ा या किसी मोटिवेशन हुआ कि मुझे वहाँ जाना है? मतलब इंटरव्यू किसी का नहीं देखा था, पर टीना डाबी मैम जो 2016 में उनका चयन हुआ था,
उनके बारे में मुझे पता चला, उस समय नहीं जिस समय उनका चयन हुआ था, उसके कुछ टाइम के बाद। तो जब उनके बारे में मैंने सर्च किया, फिर मैंने देखा कि वाह इतना अच्छा उन्होंने किया है, तो वो एक मोटिवेशन की वजह रही कि मतलब जिसको मैंने अपना आइडियल माना था कि मुझे उनकी तरह करना है, मुझे भी मैडम की तरह बनना है, उनसे मुझे मोटिवेशन मिला। हाँ जी। और टीना डाबी की बहनें, वो भी यूपीएससी उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है, शायद 3 बहनें वो नहीं, 2 हैं, 2। हाँ, दूसरी वाले ने भी किया है। दूसरी वाली ने हाँ कर जी। दिया है। दोनों बहनों ने यूपीएससी की सिविल सेवा क्लियर कर दी है। तो ये बताओ, आपकी जैसे आपने पिताजी बताया, पिताजी टीचर हैं, कभी मना नहीं किया। माताजी कितने पढ़ी लिखी हैं, घर में किस तरह का माहौल रहा है? माता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैं इतनी बड़ी हूँ, पर मुझसे उन्होंने कभी घर में कोई काम नहीं करवाया। मैं मतलब उनको हमेशा रहता था कि तुम पढ़ लो, घर का काम मैं अपने आप कर लूँगी। उन्होंने हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। अदरवाइज़ लड़कियों के साथ मेनली ये प्रॉब्लम रहती है कि मम्मी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि घर का कुछ काम वो करें, पर मेरी मम्मी ने ऐसा कभी कुछ एक्सपेक्टेशन मुझसे नहीं रखा। उन्होंने बस एक ही एक्सपेक्टेशन रखा कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो वहाँ कुछ रिज़ल्ट ला के दिखाओ, घर का काम तो तुम 10 दिन में भी सीख सकती हो, इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो मम्मी पापा दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। यूपीएससी का जब रिज़ल्ट आता है और तब ये कहते हैं कि जैसे बच्चों को इंटरव्यू होते हैं कि हर रोज़ की 10 घंटे की पढ़ाई, हर रोज़ 15 घंटे की पढ़ाई, किस तरह का शेड्यूल आपने बना रखा था अपने पढ़ाई का? देखिए, अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है, और 15 घंटे 16 घंटे तो मैं नहीं कहूँगी, पर मैं 12 घंटे पढ़ती थी। मतलब मेरा मैक्सिमम मिनिमम 12 ही होता था, मतलब फ़िक्स था कि 12 ही पढ़ना है। उसमें अगर हम पूरा डिवाइड करके देखें तो शायद पढ़ाई के लिए तो 5, 6, 7 घंटे ही होते हैं, क्योंकि 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, फिर उसके बाद रोज़ का कोई क्वेश्चन लिखना होता है, रोज़ के MCQ प्रैक्टिस करने होते हैं, कुछ एक आध वीडियो सुननी होती है। तो स्पेशल जो पढ़ने वाला समय होता है तो वो मैं कहूँगी 8 घंटे आप लगा सकते हैं। और हर बच्चे की अपनी एक अलग क्षमता होती है। कुछ लोग शायद 5 घंटे में भी उतना कवर कर सकते हैं, कई लोगों को ज़्यादा समय लगता है। मैं ये कहूँगी कि समय मायने नहीं रखता, आप ज़्यादा समय पढ़ रहे हैं कम समय पढ़ रहे हैं, क्वालिटी मायने रखती है कि आप किस क्वालिटी का पढ़ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वालिटी का कम समय में पढ़ पा रहे हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। घंटे काउंट नहीं होते आपके पेपर में। आपको ये नहीं लिखना कि मुझे 12 घंटे मैंने पढ़ाई की है या मैंने 24 में से 22 घंटे पढ़ाई की है। उसमें आपको आपका जो आपने पढ़ा है वो लिखना है। तो मैं कहूँगी क्वालिटी के ऊपर आप फोकस करें और अपना एक अनुशासन बनाएं, एक समय सारणी बनाएं, टाइम टेबल बनाएं और उसको बस फॉलो करते जाएं। हर रोज़ उसको फॉलो करें और यू विल गेट थ्रू। हाँ जी। और आपका जैसे 3rd अटैम्प्ट में क्लियर हुआ, आपका 121वां रैंक आया। तो जो पहला अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया, फिर दूसरा भी क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद का बताओ किस तरह का मतलब माहौल और आपके अंदर क्या चल रहा था? उसमें एक्चुअली मैं पहले दोनों ही प्रयासों में मेरे से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। मुझे बड़ी दिक्कत होती है MCQ वाले में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले अटेम्प्ट में फ़ेल हुए तो थोड़ा लगा कि चलो कोई बात नहीं, मोटिवेशन तो रहता ही है कि चलो कोई नहीं दूसरी बार हो जाएगा। जब दूसरी बार हुआ तब थोड़ा डीमोटिवेशन हुआ। तो जैसे शाम को रिज़ल्ट आया था, मैंने सुबह पापा को बताया, शाम को मैंने 10 बजे के करीब शायद रिज़ल्ट आया था। सोचा कि क्यों परेशान किया, पूरा रात ख़राब हो जाएगी। तो सुबह मैंने पापा को बोला कि पापा मेरा तो नहीं हुआ फिर से। तो पापा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो उन्होंने मुझे बोला तो क्या हो गया, अभी 4 अटैम्प्ट बचे हैं ना, अगली बार हो जाएगा। 6 अटैम्प्ट है ना, छठा अगर तुम्हारा छठा अटैम्प्ट होता तुम फेल हो जाती तब तो मैं बुरा मानता, तब तो मैं सोचता कि ये तो गलत हुआ। अभी तुम्हारे पास है, तुम ट्राई करो। अभी जैसे अगर मैं अपने तीसरे प्रीलिम्स की बात करूँ तो इस वाले में भी मेरे को सिर्फ बहुत मतलब सिर्फ मैं पासिंग मार्क्स के इक्वल ही मुझे मिले, 4-5 नंबर ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक एरिया है। तो मैं पेपर देकर आई, मैंने घर आके आंसर की मैच की। तो मैंने पापा को बोल दिया पापा बॉर्डर पे हूँ, इधर भी हो सकती है बात और उधर भी हो सकती है। तो मेरे पापा को ये लगा कि शायद मैं उनका मन रखने के लिए कह रही हूँ और मैं क्लियरली फेल ही हूँ। तो वो स्कूल से रोज़ मेरी बहन को फ़ोन करते थे और बोलते थे रिज़ल्ट आती ना मुझे बता देना, मैं घर चला जाऊँगा, कहीं वो ज़्यादा परेशान ना हो जाए, कहीं उसको ज़्यादा बुरा ना लगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा तो आई थिंक कैंडिडेट को ही लगता है जो इतनी मेहनत करता है और उसके बावजूद उसको सफलता नहीं मिलती। तो मेरे परिवार का, मेरे भाई बहन का, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और मेरे दादा दादी का भी
बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन में, हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और एक बहुत अच्छी बात ये सीखने की ये है कि आप यदि सफल नहीं होते हैं लेकिन क्रीज पर डटे रहें, एक ओवर में 6 गेंद होती है, कोई सी गेंद तो आपकी ऐसी आएगी जिस पे चौका या छक्का ज़रूर लगेगा। और वही उत्तम ने किया, ये डटे रहे, पहला प्रयास फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, आखिर में तीसरे में छक्का लगा और पास आउट हो गई। बिल्कुल यही होगा। हाँ जी बिल्कुल निरंतर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद मतलब पेपर वाले दिन आपका उतना अच्छे से आपकी मतलब तैयारी जितनी है उतना अच्छा पेपर ना दे पाए, किसी भी वजह से हो सकता है। तो मेरे हिसाब से हाँ, निरंतर कोशिश बहुत ज़रूरी है, जारी रखना चाहिए अपना प्रयास, बिल्कुल जारी रखना चाहिए और उसी मोटिवेशन के साथ जारी रखना चाहिए। यूपीएससी में सब्जेक्ट क्या थे आपके? यूपीएससी में मेरा मेंस जो ऑप्शनल था वो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। हाँ जी। लेकिन आप तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे। मैंने सोचा कि केमिस्ट्री, मैंने 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट 8 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, तो मैंने सोचा कि 8 साल पढ़ लिया है, अब इसको तो जितना मुझे आना था ये तो आ चुके हैं, कोई नया सब्जेक्ट ट्राई करती हूँ कि उसमें भी मुझे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का भी ज्ञान होना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना। जी, लेकिन पब्लिक एड जैसे बच्चे इजी मानते हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन भी तो ज़्यादा है। आपने शुरू में ये लगा होगा कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा बच्चे लेते हैं इसको। नहीं, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम इजी नहीं कहेंगे, बस हम ये कहेंगे कि सिलेबस बहुत छोटा है। आप 1 महीने में अगर आपने एक बार ऑप्शनल कर लिया तो 1 महीने में दोबारा आराम से रिवाइज कर सकते हैं। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, पर इसमें मेरा इंटरेस्ट था, मुझे रुचि थी, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा दिन पढ़ सकती थी। तो मैंने सोचा कि कंपटीशन, अगर हम ये सोच के चलेंगे कि कंपटीशन है तो नहीं होगा। मेरा सिर्फ ये मानना था कि मेरा कंपटीशन खुद से है, मुझे हर रोज़ खुद से बेहतर करना है, और जिस दिन मैं उस लाइन से, उस थ्रेशोल्ड से ऊपर चली जाऊँगी तो ऑटोमेटिकली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और किसी के साथ मुझे कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताओ, जैसे जब इंटरव्यू हुआ, एक वो बड़ा उसमें का माहौल होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, फिर अब नंबर आता है, एक साथी बाहर निकल के आता है, उस समय का माहौल थोड़ा बताओ। उस समय एक्चुअली देखो, जाहिर सी बात है स्ट्रेस ही होगा, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने सोची थी कि ये ज़रूर करनी है, मैं वही भूल गई थी। वो क्या हुआ कि मेरा जो एंट्री था वो 11:15 बजे के करीब था, और इंटरव्यू की जो लोग थोड़ा मॉक इंटरव्यू देते हैं वो बड़ा फोकस करते हैं इस बात के ऊपर, बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग विश मत करना भूल जाना, ये सबसे बुरी चीज़ होगी। और जैसे ही मैं एंटर कर रही थी, मैंने उसकी जो वॉचमैन था उसकी घड़ी में टाइम देखा 11:15 है, तो मेरे एंटर करते ही इतने मेरे को बोलने का मौका मिला कि मैं सर को गुड मॉर्निंग बोलूँ, सर ने मुझे बोल दिया गुड मॉर्निंग उत्तम। तो ये वाली चीज़ थी, इससे मेरे ऊपर थोड़ा और प्रेशर बिल्डअप हुआ कि ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ हो गई शुरुआत में ही। तो फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि बैठ जाइए, ये सब था। फिर सर ने सवाल पूछने शुरू किए, तो मुझे सारे सवाल जो भी उन्होंने मुझसे पूछे हर एक का जवाब आता था, और मैंने बिल्कुल सैटिस्फैक्ट्री तरीके से जो है सबके जवाब दिए। तो मेरे को लग रहा है कि उससे उनको जो पहले वाला मेरा इम्प्रेशन था वो चला गया। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये था कि आपका नाम उत्तम है, आप क्या सीखते हो अपने नाम से? तो मैंने जवाब दिया कि सर देखिए, मेरे नाम का मतलब तो परफेक्ट है, बेस्ट है, कि बिल्कुल इससे ऊपर कुछ नहीं है, पर वैसा कुछ नहीं होता है। मेरा नाम, मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं अपने नाम के जैसी बनूँ, पर फिर कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इसलिए अभी तो शायद मैं उत्तम नहीं हूँ, पर जब भी लास्ट में मेरे मरने वाले दिन तक मैं अपने नाम के जैसी हो जाऊँ, तो मेरा नाम मुझे एक मंजिल दिखाता है, एक प्रेरणा देता है कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है, और हर रोज़ वो मंजिल जहाँ मैं पहुँचती हूँ उससे आगे चली जाती है। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए मेरा नाम मुझे प्रेरित करता है। और इंटरव्यू के बारे में ये कहते हैं कि इंटरव्यू में आपका ये इंटेलेक्चुअल आपका देखा जाता है कि आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हैं, विपरीत हालात में कैसे आप प्रशासनिक क्षमता संभाल सकते हैं। उस तरह के इंटरव्यूज़ क्या हुए थे, और आपकी हॉबीज़ के बारे में क्या, थोड़ा इंटरव्यूज़ के बारे में बताएं। ओके, देखिए मेरी हॉबीज़ के बारे में, मेरी रीडिंग हॉबी थी, तो सर ने बस एक ही क्वेश्चन पूछा था कि रीडिंग से कौन सी क्वालिटी आपके अंदर आई है। तो उसमें मैंने जो क्वालिटीज़ मेरी थी वो मैंने बता दिया कि सर ये आई हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे 2 सिचुएशंस, हाँ मतलब देखिए वो है कि मैंने ग्रैटिट्यूड का नाम उसमें लिया था कि पहले मेरी लाइफ में मैं थोड़ा, जब तक मेरी रीडिंग हॉबी नहीं थी, इतना ज़्यादा मतलब ग्रेटफुल नहीं होती थी चीज़ों के लिए, पर जब से मैंने एक बुक पढ़ना शुरू किया उसके बाद अभी मैंने ये हैबिट अडॉप्ट की है, और ये मैंने इंटरव्यू में भी यही बोला था
उसके अलावा उन्होंने मुझसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे थे कि सिचुएशन दी थी कि अगर आप अधिकारी हैं कहीं, आपके सीनियर आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं और आपको लगता है कि वो चीज़ गलत है तो आप उसे करेंगे। तो मैंने ये जवाब दिया था कि देखिए भारत के प्रशासन को मेरे गलत या सही लगने से नहीं चलाया जा सकता। जो चीज़ लॉ के हिसाब से सही है वो मैं करूँगी। मैं अपने आप को मतलब अपडेट करूँगी कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ये गलत है। मैं अपने अंदर जो कमी है उसको दूर करूँगी, पर मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगी। दूसरा उन्होंने ये पूछा था ऐसा ही सिचुएशन कि आप अधिकारी हैं और आपके सीनियर आपको कुछ गलत करने को कह रहे हैं और वो आपको लिखित में दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी कभी भी इन फ्यूचर, तुम्हें ये काम करना है, लेकिन आप क्या करोगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं किसी सीनियर के लिए काम नहीं करती ना, मैं भारत के संविधान के लिए, भारत के लिए काम करती हूँ। और जो चीज़ गलत है वो गलत है, अभी वो चाहे सीनियर कहे चाहे कुछ भी कहे, मैं गलत काम नहीं करूँगी। तो ये सिचुएशन मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ या जो भी उन्होंने देखा वो इस चीज़ से था। और ये बताओ कि जैसे उसमें ये कहते हैं कि आप जब इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरते हैं उसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है आप लिखते हैं, हर एक कॉलम बड़ा सावधानी से लिखना होता है क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में बारीकी से पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट के बारे में और आपने क्या क्या लिखा था, उससे संबंधित क्या सवाल पूछ सके? देखिए, मैंने अपने इंटरेस्ट के बारे में वही लिखा था जो एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट है। तो मुझे नहीं लगा कि उन्होंने मुझसे अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे उससे, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में सही में इंटरेस्टेड हैं तो आपसे उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए आप कंफर्टेबल ही रहेंगे। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी कि जिसमें आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है वो उसी के बारे में लिखें, क्योंकि यूपीएससी आपका इंटरेस्ट इसलिए पूछती है ताकि आपको शुरुआत में जाते ही वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करा सके, क्योंकि आपके बारे में ही बात हो रही है, आपकी हॉबीज़ के बारे में बात हो रही है, तो आप कंफर्टेबल ही रहेंगे ना। वो तो ऐसा एरिया है जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है। तो मेरे ओपिनियन से जो आपकी सच में हॉबी है वही लिखो और फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप जवाब दे दोगे। वो जो चेयरमैन बैठे थे, मेंबर बैठे थे, जो पहला सवाल किसने दागा था और उसके बाद किस तरह कभी आपको लगा कि फंस गई हूँ हम तो, या हमेशा पूरे इंटरव्यू के दौरान मोटिवेट रहे? नहीं, देखिए मेरे से जो पहला सवाल था वो मनोज सोनी सर ने पूछा था, उनका बोर्ड था। हाँ, यूपीएससी चेयरमैन भी हैं वो और मेरे बोर्ड के चेयरपर्सन भी वही थे। तो उन्होंने पूछा था और मेरे नाम के बारे में ही पूछा था। फिर उसके तुरंत बाद मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा था। फिर उसके तुरंत बाद हाइड्रोजन फ्यूल, मतलब क्योंकि मैं केमिस्ट्री से हूँ तो ये मेरा केमिस्ट्री का पोर्शन है, इसके बारे में उन्होंने सवाल पूछा। तो नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि मैं फंस गई हूँ, क्योंकि मतलब बाय गॉड ग्रेस या मतलब मेरी मेहनत कहूँ कुछ भी कहूँ, मुझे सारे सवालों के जवाब आते थे। तो शायद जब हमें जवाब नहीं आते तब हम सोचते हैं कि फंस गई। हाँ, एक सवाल जो था जो मुझे नहीं आता था और वो भी क्या था, थोड़ा फैक्चुअल था। जम्मू एंड कश्मीर इशू के ऊपर काफ़ी बात हुई, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, 12 से 13 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। तो सर ने पता नहीं क्वेश्चन ख़त्म करते ये बोले कि जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन थे जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। तो वो मुझे नहीं पता था। तो उस टाइम मैंने बोला कि सर मुझे तो जम्मू कश्मीर के उस टाइम के बारे में सिर्फ एक राजा हरी सिंह का नाम याद है, इसके अलावा मुझे नहीं कुछ पता। अब आप देख लो, मुझे नहीं पता कि कौन थे कौन नहीं थे, मुझे बस इसी का नाम पता है। तो फिर बोर्ड पर्सन जो भी थे वो हंसने लग गए कि लाइक इससे भी आपकी ऑनेस्टी दिखती है, आपकी इंटीग्रिटी दिखती है। तो ये एक सवाल था, पर इसमें भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे पीछे पड़े हैं या वो मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं। शायद यूपीएससी में किसी भी बच्चे को वो अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करा रहे होंगे, क्योंकि उनको भी पता है बच्चा इतनी मतलब उनका इतना इम्पॉर्टेंट दिन है, जाहिर सी बात है वो थोड़ा नर्वस होगा। उनको पता है कि यही दिन है जो आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो मेरे हिसाब से जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोर्डियल होते हैं, बहुत ही। मैंने देखो गुड मॉर्निंग ना बोलने की गलती की, उसके बाद मैंने ये गलती की कि सर ने बोला कि चलो उत्तम आपका इंटरव्यू ख़त्म हुआ, दिल्ली में हो, यहाँ ऐसा ही पॉल्यूशन है, थोड़ा तबीयत का ध्यान रखना। तो मुझे लगा कि मैं समझ गई कि वो जाने के लिए बोल रहे हैं। अब वो उनको भी पता था वो जाने के लिए बोल रहे हैं, पर मैंने ये नहीं पूछा सर मे आई गो नाउ, और मैंने बोला थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, और मैं आ गई। और पर फिर भी उन्होंने मुझे 187 अंक दिए हैं। तो इसका मतलब छोटी गलतियाँ अगर हमसे हो भी जाती हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको पनिश करने के लिए, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सेलेक्ट करने के लिए वहाँ बैठे हैं। इस ओपिनियन से जाएं और 100% आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू रूम से जब बाहर निकले उस समय तब आपको क्या फील हुआ था कि मुझे क्लियर हो गया है या कितने नंबर आ जाएंगे, आपको क्या लगा पूरा? उस समय देखो क्लियर हो जाएगा इतना तो यकीन था, पर एक वो था कि ये 2 गलतियां हो गई हैं, नंबर ना कट जाए।
फिर मेरे को लगा कि जैसे अंदर बैठे बैठे तो पता नहीं चलता टाइम कब चला जाता है। मैंने बाहर आके मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं टाइम देखूं कितना हुआ है। उस समय 12:25 हुए थे, तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि 40-45 मिनट उन्होंने मुझे दिए हैं, तो इसका मतलब उनको थोड़ा तो लगा है कि मेरे को वो सेलेक्ट करेंगे। फिर बाहर आके दूसरे बच्चों से उनके इंटरव्यू के बारे में पूछा, तो फिर मुझे लगा कि मेरा ठीक है, सही हो गया है। हाँ जी। और आपका सपना तो आईएएस बनना था, लेकिन आईपीएस आपको मिला है, क्या दोबारा फिर एग्ज़ाम दोगे? हाँ जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, आईएएस बनना है तो दोबारा एग्ज़ाम तो देना ही है। ऐसे क्या आपने देखा है, किसी डीसी से मुलाकात हुई है आपकी अभी तक, या किसी एसपी से, भाई मुझे आईएएस ही बनना, वो जिद पाल रखी है? नहीं, देखिए किसी से मुलाकात तो नहीं हुई है, पर मेरा जो सोचने का तरीका है, मैं ये मानती हूँ कि अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें तो हर एक समस्या को सुधारा जा सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को भी शिक्षा और स्वास्थ्य से सुधारा जा सकता है। अगर आप शिक्षा पे बल देंगे, लोग शिक्षित होंगे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होना ही बंद हो जाएंगी। और मेरा लॉन्ग टर्म एजेंडा रहता है कि कोई भी चीज़ लंबे समय में, और जब हम एसपी होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म रिएक्टिव अप्रोच रखनी होती है। जब हम डीसी होते हैं तो हमें प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी होती है। तो मुझे प्रोएक्टिव अप्रोच पसंद है, इसलिए मैं दोबारा कोशिश करना चाहती हूँ। उसमें के बारे में थोड़ा बताइए। जब आप तैयारी कर रहे थे और लगातार 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे थे, उसमें किससे कैसे गाइडेंस मिली? कुछ कोचिंग की मदद ली आपने, या किसी से कोई सीनियर आपका अधिकारी या कोई भाई बहन, किससे गाइडेंस किससे लेते थे, कैसे कैसे तैयारी करते थे? देखिए कोचिंग मैंने शुरू की थी, पर मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगी। तो मैं कहूँगी कि कोचिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो 20% ही आपको बताएगी, क्योंकि कोचिंग तो लाखों बच्चे लेते हैं पर लाखों बच्चे सेलेक्ट तो नहीं होते। तो एक ही चीज़ मैटर करती है, और वो आपकी सेल्फ स्टडी है कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। और आजकल तो गाइडेंस के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, वहाँ टॉपर्स अपने नोट्स, अपनी जो है स्ट्रैटेजी, अपना ओपिनियन, हर चीज़ शेयर करते हैं। न्यूज़पेपर के लिए भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो मेरी जो गाइडेंस थी वो किसी सीनियर या किसी अफसर ने नहीं की थी, बल्कि मैं खुद ही चीज़ें करती थी। और मैं चीज़ें करके, फिर मेरी बहन है, छोटी है वो मुझसे, मैं उससे पूछती थी कि मैं ये कर रही हूँ, ठीक है ना? तो वो मुझे बोलती थी हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता था कि चलो अब मैंने उससे पूछ लिया है, एंड दैट्स इट। तो का नाम, वो कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास में? अभी उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, और लाइक इंग्लिश से, और वो भी अभी अपना टीचिंग वगैरह के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है। श्रुति ने पीजी किया, आपसे छोटी है? हाँ, मुझसे छोटी है। थोड़ा परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन हो आप? हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी बहन मुझसे छोटी है, और मेरा भाई हम तीनों से छोटा है। उसका नाम अभिषेक है, वो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है। हाँ जी। सोनीपत ज़िले का गांव निज़ामपुर में अभी बैठे हैं। ज्ञानदीप स्कूल है, ज्ञानदीप स्कूल से ही 10वीं तक की परीक्षा उत्तम ने की है, और इनके पिताजी भी यहीं पर प्रिंसिपल हैं। तो ये बताओ कि आपकी पूरी लाइफ बदल गई है। हम आप देख रहे हैं कि कितना ज़ोरदार स्वागत हुआ है, 4 घंटे से लगातार आपका पूरे गांव में। कैसी लाइफ परिवर्तन चेंज महसूस कर रहे हो? देखिए बहुत खुशी भी हो रही है, और थोड़ी नर्वसनेस भी है कि जितना ज़्यादा आपको सम्मान मिलता है, जितना ज़्यादा आप ऊपर पहुंचते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहद खुशी महसूस हो रही है। बहुत सौभाग्यशाली मैं खुद को महसूस कर रही हूँ कि इतना मतलब क्रेडिट मुझे ये लोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया ही लग रहा है। आपने कॉलेज के दिनों में के बारे में बताइए, एमएससी कहाँ से की, उसके बाद नेट आपने किया, वो यूनिवर्सिटी वाला माहौल, वो उसमें पढ़ाई का कैसा था? अच्छा देखिए, मैं जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। वो कॉलेज कम और स्कूल कह सकते हैं आप उसे। वहाँ पर हॉस्टल में मैं रहती थी। वहाँ का ये होता है कि जो टीचर आपको होमवर्क देंगे वो आपको चेक कराना है अगले दिन जाके। हाँ, कॉलेज में बहुत डिसिप्लिन कॉलेज है वो, बहुत ही ज़्यादा। उसके अलावा जो हॉस्टल वाले बच्चे होते हैं, अगर वो गलती से लगातार 3 दिन क्लास में ना जाएं तो उनके घर पर फ़ोन कर देते थे। तो कॉलेज वाली कोई बढ़िया वाली फीलिंग ही नहीं थी, सिर्फ स्कूल जैसा ही माहौल वहाँ पे था। हाँ जी। तो यानी कि आप उसका भी बड़ा योगदान मानोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर वहाँ पे इतना डिसिप्लिन नहीं होता तो शायद मैं कहीं ड्रिफ्ट भी कर सकती थी। पर कॉलेज का वहाँ पर मतलब जो मैंने पढ़ाई की उस चीज़ का, मैंने पीजी भी उसी कॉलेज से किया,
और बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। जो बच्चे यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज दोगे, क्या स्ट्रेटजी वो अपनाएं? देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ 3 स्टेप स्ट्रेटजी बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, सिलेबस देखो, सिलेबस को बिल्कुल एनालाइज करो, क्योंकि सिलेबस आपको एक बाउंड्री खींच के देगा। अभी यूपीएससी क्या चाहती है कि आपको क्या आना चाहिए, और उसमें ये ज़रूर देखो कि यूपीएससी ऐसा क्यों चाहती है, क्योंकि एक अधिकारी को वो सब चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, आप डेली अखबार ज़रूर पढ़ें, अखबार से आपकी 60% तैयारी हो जाएगी। और तीसरी चीज़, हर रोज़ क्वेश्चन आंसर ज़रूर प्रैक्टिस करें, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको एमसीक्यू भी करें, उसका उसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी लिख के देखें, और उसी को मिरर के सामने खड़े होकर बोल कर भी देखें। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पर इसके बाहर आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये स्ट्रैटेजी। कोई भी किताब पढ़ो, हर किताब अपने आप में संपूर्ण होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये किताब पढ़ने से यूपीएससी होता है या वो पढ़ ली तो उससे नहीं होगा। किताबों का कोई नहीं है, वो आपका एटीट्यूड उस तरीके का जब बनेगा तब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए थोड़ा, हाँ, कि सिर्फ सिलेबस ही पढ़ा है या कई आपके वो साहित्य पढ़ने में भी, लिटरेचर भी पढ़ने में रुचि रही है? किसी को पढ़ा बड़े राइटर को आपने? नहीं, मेरा सिलेबस पढ़ने में ही ज़्यादा था, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ही इतना ज़्यादा होता है, आपको फिर कुछ और पढ़ने का समय मतलब कम ही लग पाता है। और सिलेबस में भी जैसे कुछ ऐसी चीज़ें मैं नोट कर लेती थी, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे 1-2 ही सवाल आता है। तो जो अगर आपके पास समय कम है तो आप सिलेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स भी 50% में पास होता है, यूपीएससी का मेंस भी 50% में पास होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 100% नहीं आता तो मैं नहीं हो पाऊँगा। 100% तो शायद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी नहीं आता होगा। तो अपना सिलेबस को थोड़ा ऐसे डिवाइड करें, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है उसको थोड़ा और अच्छे से करें, ताकि उस एरिया में आपको ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर पाएँ। तो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई उत्तम पहल 121वां रैंक यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में आईपीएस इनको मिल गया है, लेकिन इनका एक जिद है कि मुझे आईएएस बनना है, डीसी ही बनना है। उसके लिए दोबारा फिर एग्ज़ाम देंगे। पूरे अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, और जो युवा आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं वो किस तरह से अपनी रणनीति बनाकर पढ़ाई करें उसके बारे में विस्तार से बताया। आपके वीडियो अच्छे लगे इसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।